हम्म, कल्पना कीजिए रात के ठीक 3:07 हो रहे हैं। सबसे डरावना समय। बिल्कुल। कमरे में घुप अंधेरा है और एकदम गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है और अचानक आपके बिस्तर के ठीक बगल में रखा फोन वाइब्रेट करने लगता है। उफ, रात के उस वक्त फोन बजना ही अपने आप में। हाँ, वो पैनिक अटैक से कम नहीं होता। और स्क्रीन की जो नीली रोशनी आपके चेहरे पर पड़ती है उसमें आप देखते हैं कि स्क्रीन पर एक ऐसे इंसान का नाम चमक रहा है जिसे महज 3 दिन पहले ही मिट्टी के नीचे दफनाया गया हो। बाप रे, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? अब ऐसे में कोई भी इंसान क्या करेगा? क्या वो फोन उठाएगा या वो डर के मारे सुन्न पड़ जाएगा? बुक बातें में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का स्वागत है। आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का स्रोत एक बहुत ही खौफनाक कहानी है। इसका शीर्षक है द कॉल दैट केम फ्रॉम द ग्रेव, यानी कब्र से आई कॉल। और ये सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, मैं बता दूं। बिल्कुल नहीं। आज हमारा मिशन सिर्फ एक डरावनी कहानी के पन्ने पलटना नहीं है। हम उस मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे कि कैसे इंसान का अपना गहरा अपराध बोध, यानी जो गिल्ट होता है ना, वो कैसे एक खौफनाक रूप ले लेता है। और इसमें जो तकनीक का रोल है वो बहुत अहम है। हाँ, मतलब कैसे आधुनिक तकनीक, खासकर हमारे स्मार्टफोन जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, वही हमारे डर को हकीकत में बदलने का सबसे कारगर जरिया बन जाते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये एक बेहद दिलचस्प और जटिल विषय है। देखिए, हम अक्सर मानते हैं कि भूत प्रेत की जो कहानियां होती हैं वो पुरानी हवेलियों या किसी सुनसान रास्ते तक ही सीमित होती हैं, है ना? सही कहा, दिमाग में वही छवि आती है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हॉरर को हमारे सबसे निजी और सुरक्षित माने जाने वाले उपकरण के जरिए, मतलब हमारे मोबाइल फोन के जरिए, सीधे हमारे बेडरूम तक ले आती है। एकदम पर्सनल स्पेस में। बिल्कुल। जब तकनीक और हमारी सबसे गहरी दबी हुई भावनाएं आपस में टकराती हैं तो जो खौफ पैदा होता है उसका असर सच में बहुत गहरा होता है। तो कहानी की शुरुआत उसी दृश्य से होती है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। रात के ठीक 3:07 हुए हैं। रितिका का फोन बजता है। और स्क्रीन पर क्या लिखा है? स्क्रीन पर लिखा है अननोन नंबर। आधी नींद और घबराहट के बीच पता नहीं किस प्रेरणा से वो फोन उठा लेती है, जो कि आमतौर पे लोग नहीं करते रात में। हाँ। दूसरी तरफ से पहले एक अजीब सी गड़गड़ाहट आती है, एक स्टैटिक की आवाज, और फिर एक बहुत ही धीमी जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रितिका, तुम क्यों नहीं आई? उफ, ये सुनकर तो किसी का भी खून सूख जाए। रितिका का भी वही हाल होता है। वो आवाज उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या की है, जिसकी महज 3 दिन पहले मौत हो चुकी है। और रितिका अंतिम संस्कार में नहीं गई थी, है ना? हाँ, वो कांपते हुए कबूल करती है कि वो अंतिम संस्कार में जाने से डर गई थी। वो उस सच्चाई का सामना नहीं कर पाई थी। तो चलिए इसे समझते हैं। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे स्मार्टफोन के कैश मेमोरी की तरह काम करता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है ना? हम सोचते हैं कि हमने कोई दर्दनाक या गिल्ट वाली फाइल डिलीट कर दी है, लेकिन वो बैकग्राउंड में कहीं न कहीं सेव रहती है। और जब हमारा सिस्टम कमजोर होता है, जैसे आधी रात की गहरी नींद में, वो अचानक पॉपअप हो जाती है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे अवॉइडेंस बिहेवियर या बचाव की प्रवृत्ति कहा जाता है। रितिका ने अपनी दोस्त के अंतिम संस्कार में न जाकर उस दुख से भागने की कोशिश की थी, जो कि बहुत सामान्य सी मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, लेकिन इंसान का दिमाग ऐसे अनक्लोज्ड लूप्स को या अधूरे अध्यायों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब हम किसी भारी गिल्ट को दबाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उस अपराध बोध को किसी न किसी भौतिक अनुभव में बदलने लगता है। अच्छा, इसका कोई तकनीकी नाम है क्या? हाँ, इसे सोमेटाइजेशन कहते हैं। मतलब यहाँ जो असली डर है वो किसी बाहरी भूत का नहीं है, बल्कि एक दोस्त को उसके अंतिम सफर में अकेले छोड़ देने के उस भयानक पछतावे का है। समझ रही हूँ। और देखिए, रात के 3 बजे इंसान का तार्किक दिमाग यानी लॉजिकल ब्रेन सबसे कम सक्रिय होता है। उस वक्त हमारा अवचेतन मन हावी होता है। तो ये कॉल उसी अपराध बोध का एक श्रव्य रूप हो सकता है। दिमाग खुद को सजा देने के लिए उस आवाज को गढ़ रहा है। एक मिनट, मैं यहाँ आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? देखिए, मैं समझती हूँ कि दिमाग हमारे साथ खेल सकता है, हमें आवाजें सुना सकता है।
रात के अंधेरे में किसी अनजान नंबर से कॉल आना ही पैनिक अटैक के लिए काफी है, क्योंकि उस वक्त हम तर्क नहीं कर पाते। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या हम सच में इसे सिर्फ अवचेतन मन का खेल कह सकते हैं? मतलब अगर ये सिर्फ रितिका के दिमाग की उपज थी, तो कहानी का अगला हिस्सा इस पूरी साइकोलॉजिकल थियरी को पलट कर रख देता है। आमतौर पर सुबह उठकर फोन चेक करने पर हमें तसल्ली मिलती है कि चलो, रात का बुरा सपना सिर्फ एक सपना था। दिन की रोशनी में सब सामान्य लगता है। हाँ, लेकिन रितिका जब अपना कॉल लॉग चेक करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कॉल का रिकॉर्ड अभी भी वहां मौजूद है। बाप रे, मतलब वो कोई सपना नहीं था? नहीं था। समय लिखा है 3:07 AM और सबसे भयानक बात, उसमें कॉल की अवधि दर्ज है, ठीक 2 मिनट और 13 सेकंड। उफ, ये डिजिटल सबूत तो सब कुछ बदल देता है। और इतना ही नहीं, जब वो कांपते हाथों से उस नंबर पर वापस कॉल करती है तो दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बोलता, सिर्फ एक खोखली हवा की आवाज आती है और फिर मिट्टी के खोदे जाने या मिट्टी खिसकने की एक बहुत ही डरावनी आहट सुनाई देती है। मेरा सवाल यहाँ ये है कि तकनीक तो झूठ नहीं बोलती ना। फोन हमें हमेशा सुरक्षित महसूस कराते हैं, मुश्किल में हम सबसे पहले फोन ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ यही तकनीक खौफ को इतना क्यों बढ़ा रही है? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो यही है, इसे हम डिजिटल ड्रेड या तकनीकी खौफ कह सकते हैं। आज के दौर में हमारा स्मार्टफोन हमारी वास्तविकता को प्रमाणित करने का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। मतलब जो फोन में है वही सच है। बिल्कुल। अगर कोई चीज हमारे फोन में रिकॉर्ड हो गई है तो हमारा दिमाग उसे एक परम सत्य मान लेता है। जब रितिका कॉल लॉग में वो 2 मिनट 13 सेकंड देखती है तो उसका वो आखिरी सुरक्षा कवच भी टूट जाता है कि शायद ये मेरा भ्रम था। सही बात है, फिर तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। हाँ, फोन जो आमतौर पर जीवित लोगों को जोड़ने का एक पुल है, वो यहाँ मरे हुए लोगों की दुनिया का ट्रांसमीटर बन गया है। लेकिन वो मिट्टी खिसकने की आवाज, वो कोई रैंडम नॉइस तो नहीं थी ना? उसे समझना बहुत जरूरी है। आपने पैरीडोलिया के बारे में सुना है? नहीं, ये क्या होता है? ये इंसान के दिमाग की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें वो बेतरतीब आवाजों या आकारों में कोई जाना पहचाना पैटर्न ढूंढ लेता है, जैसे बादलों में किसी का चेहरा देखना। ओह हाँ, वो तो हम सब करते हैं। बस जब रितिका वो कॉल वापस मिलाती है तो जो भी स्टैटिक या खालीपन की आवाज वहां होती है, उसका गिल्ट से भरा दिमाग उसे तुरंत मिट्टी खिसकने की आवाज में बदल देता है। अच्छा, मतलब दिमाग खेल खेल रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक ऑडिटरी क्लू है। दिमाग उसे संकेत दे रहा है कि समस्या की जड़ कहाँ है। कब्रिस्तान में तकनीक ने यहाँ एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया है, जो उसे वहां जाने पर मजबूर करता है। और ये उत्प्रेरक उसे सीधे उसी जगह ले जाता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। उसी शाम रितिका कब्रिस्तान पहुंचती है। मतलब ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। कहानी का सबसे डरावना मोड़। आसमान सलेटी हो चुका है और कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी है। वो अनन्या की ताजा कब्र के पास खड़ी होती है। मिट्टी अभी भी ढीली है। रितिका रोते हुए बस इतना कह पाती है, मैं यहाँ हूँ। और तभी उस सुनसान कब्रिस्तान में उसके हाथ में रखा फोन फिर से बज उठता है। समय है दोपहर के 3:07। वही अनजान नंबर। फिर से 3:07। हाँ, वो फोन उठाती है और इस बार आवाज और भी साफ है। आवाज कहती है, अब तुम आई, नीचे देखो। उफ, यहां से कहानी अपनी गति और अपना स्वरूप दोनों बदल लेती है। बिल्कुल। रितिका नीचे देखती है और देखती है कि कब्र की वो ढीली मिट्टी हिलने लगी है। कुछ ही सेकंड में मिट्टी को चीरते हुए एक पीला बेजान हाथ बाहर आता है। बाप रे! रितिका की चीख निकल जाती है। वो हाथ जमीन को खुरचता है और फिर अनन्या का चेहरा बाहर आता है। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए रितिका को घूर रही हैं। और फोन में क्या हो रहा है इस वक्त? उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज वहां से नहीं बल्कि रितिका के फोन के स्पीकर से आती है। रुक जाओ। रितिका अपना फोन वहीं फेंक कर बदहवास होकर भागती है। ये तो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। हाँ, ये स्थिति मुझे एक ऐसी माफी की याद दिलाती है जो बहुत देर से मांगी गई हो। ये वैसा ही है जैसे आप किसी को सॉरी बोलने गए हो, लेकिन सामने वाला आपकी माफी के बदले सीधे आपकी जान ही मांग ले। हाँ, बहुत ही गहरी बात कही आपने। रितिका वहां माफी मांगने गई थी, लेकिन
वो कर्ज इतना बड़ा हो चुका था कि सिर्फ शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता था। ये तुलना हालात की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। एक ऐसा कर्ज जो अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अगर हम इस पूरे कब्रिस्तान वाले दृश्य की मनोवैज्ञानिक परतें खोलें तो यहाँ दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। वो दो चीजें क्या है? पहला है डर का विकास। कहानी कैसे एक सिर्फ सुनने वाले डर से यानी ऑडिटरी हॉरर से अब एक पूरी तरह से शारीरिक और दृश्य खौफ में बदल चुकी है। जब तक डर सिर्फ फोन पर था तब तक वो अमूर्त था। हाँ, बस एक आवाज थी। लेकिन वो जमीन से निकलता हुआ हाथ उस डर का एक भौतिक रूप है, एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और दूसरा पहलू क्या है जो आपने नोटिस किया? दूसरा पहलू है समय का वो चक्र। 3:07, रात के 3:07 और फिर दोपहर के 3:07। मनोविज्ञान में और हॉरर साहित्य में समय का एक जगह पर अटक जाना यह दर्शाता है कि इंसान एक लूप में फंस चुका है। अच्छा, जैसे ट्रॉमा या आघात में होता है। बिल्कुल। जब कोई गहरे सदमे में होता है तो उसका दिमाग समय के उसी एक बिंदु पर बार बार लौटता है। रितिका का समय भी अनन्या की मौत के बाद से आगे बढ़ा ही नहीं है। मतलब वो उसी पल में कैद है। हाँ, और वो जो शब्द था रुक जाओ, वो सिर्फ एक वाक्य नहीं है, वो एक कमांड है। वो रितिका को उसी आघात के लूप में बांधे रखने की कोशिश है। ये लूप वाली बात बहुत डरावनी है। मतलब ये साफ करता है कि इंसान चाहे कितनी भी दूर भाग ले, वो अपने दिमाग के बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। और कहानी का अंतिम हिस्सा इसी बात को साबित भी करता है। वो जब भागकर घर जाती है, हाँ, रितिका कब्रिस्तान से ऐसे भागती है जैसे उसकी जान पर बनाई हो। वो दौड़ती है, सड़कें पार करती है और अपने घर में अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लेती है। उसे लगता है वो बच गई। हाँ, वो बुरी तरह हाँप रही है, लेकिन उसे लगता है कि कम से कम वो उस कब्र से, उस खौफनाक जगह से तो दूर आ गई है, वो अब सुरक्षित है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब हॉरर मनोवैज्ञानिक हो तो दरवाजे की कुंडी कोई मायने नहीं रखती। सही कहा। दरवाजे की कुंडी सिर्फ बाहरी दुनिया को रोक सकती है, उस चीज को नहीं जो पहले से ही अंदर आ चुकी हो। बिल्कुल सही। उसी रात ठीक 3:07 पर उसका फोन फिर बजने लगता है, वही अनजान नंबर। इस बार रितिका में फोन उठाने की हिम्मत नहीं है। कोई भी नहीं उठाएगा इस पॉइंट पर। एक वॉइस नोट, भाई 2 मिनट 13 सेकंड वाला। हाँ, रितिका कांपती उंगलियों से उस मैसेज को खोलती है। उसकी अवधि है ठीक 2 मिनट और 13 सेकंड। वो उसे प्ले करती है, लेकिन उस वॉइस नोट में किसी भूत की आवाज नहीं है। तो किसकी आवाज है? उसमें रितिका के खुद के भागने की आवाज है, उसके तेज तेज हाँफने की, उसके कदमों की आहट की और उसके रोने की आवाज। बाप रे, ये तो। और रुकिए, रिकॉर्डिंग के बिल्कुल अंत में रितिका के रोने की आवाज के बीच एक दूसरी आवाज उभरती है, एक फुसफुसाहट, मैं कभी नहीं गई। वॉइस नोट खत्म होता है और अचानक रितिका के उसी अंधेरे कमरे में ठीक उसके पीछे से वही ठंडी फुसफुसाहट हकीकत में गूंजती है, मैं अभी भी यही हूँ। मैं सच कहूं तो ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये किसी को भी परेशान कर देगा। मेरा सवाल ये है कि उस साये ने या उस शक्ति ने रितिका को डराने के लिए खुद रितिका के ही भागने का वॉइस नोट क्यों इस्तेमाल किया? डराने के लिए तो कोई भी खौफनाक आवाज काफी थी ना। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये इस पूरी घटना का सबसे क्रूर और मनोवैज्ञानिक रूप से विध्वंसक कदम है। जब कोई खतरे से भागता है तो उसके भागने की गति ही उसे ये भ्रम देती है कि वो सुरक्षित हो रहा है। हाँ, दूरी मतलब सुरक्षा। बिल्कुल। रितिका को लगा कि वो कब्रिस्तान को पीछे छोड़ाई है, लेकिन वो जो 2 मिनट 13 सेकंड का वॉइस नोट है जिसमें उसके खुद के भागने की आवाज है, वो उसके सुरक्षित होने के हर भ्रम को चकनाचूर कर देता है। कैसे? मतलब वो वॉइस नोट साबित क्या करता है? वो ये साबित करता है कि जब रितिका भाग रही थी तब वो साया कब्र में नहीं था। वो साया पूरे रास्ते उसके बिल्कुल पीछे था, या यूं कहें कि उसके साथ था। वो साया रितिका की दहशत को रिकॉर्ड कर रहा था। हे भगवान! 2 मिनट 13 सेकंड की अवधि का बार बार आना ये पुख्ता करता है कि ये कोई नई कॉल नहीं है, बल्कि ये उसी अपराध बोध का लगातार चलता हुआ एक सिलसिला है, एक कभी न खत्म होने वाला लूप। बिल्कुल। और देखिए, हॉरर की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो आपके सबसे सुरक्षित स्थान को असुरक्षित बना दे। भूत ने रितिका की ही आवाज का इस्तेमाल करके उसे ये बताया कि तुम मुझसे नहीं, खुद से भाग रही हो। और खुद से इंसान कभी भाग नहीं सकता। सही कहा। खौफ अब बाहर नहीं है, वो बेडरूम के अंदर मौजूद है। ये तकनीक का सबसे डरावना इस्तेमाल है, जहां एक उपकरण जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बना था, वो हमारे ही डर का आईना बन जाता है।
ये सच में दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। हम अक्सर कहते हैं कि तकनीक हमें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि कैसे तकनीक हमारे उन अचेतन डरों को, हमारे उन गहरे गिल्ट को एक आवाज दे सकती है जिन्हें हम दुनिया से छिपाना चाहते हैं। को भी ट्रैक करने लगा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जब हमारी मशीनें हमारी इतनी निजी जानकारी रखती हैं, तो क्या वे हमारे मनोविज्ञान का विस्तार नहीं बन जाती? जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे इन उपकरणों के जरिए बाहर आने का रास्ता खोज ही लेता है। बिल्कुल। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना यानी ईवीपी जैसी थ्योरीज की बात करें, तो विज्ञान और पैरानॉर्मल के बीच काम करने वाले कई शोधकर्ताओं का मानना है कि डिजिटल उपकरण एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जो अनदेखी ऊर्जाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो सकती हैं। और यहीं पर हम आज सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहते हैं, एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर शायद कुछ देर के लिए आपकी नींद उड़ जाए। वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, दिन भर हमारे आसपास ढेरों उपकरणों की आवाजें होती हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर्स, लैपटॉप्स, ये हर वक्त कुछ न कुछ सुन रहे हैं, कुछ न कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। यदि हमारे ये डिजिटल उपकरण हमारी दुनिया के साथ साथ किसी अनदेखी दुनिया की आवाजों को भी पकड़ सकते हैं, तो क्या पता हमारे फोन के बैकग्राउंड नॉइज में या उस हल्की सी स्टैटिक आवाज के पीछे और क्या-क्या छिपा हो जिस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बाप रे। क्या तकनीक सिर्फ उस भूत या उस अपराध बोध को रिकॉर्ड कर रही है, या फिर क्या ये तकनीक ही उन्हें हमारे बीच मौजूद रहने का, हमारे बेडरूम तक पहुंचने का एक नया दरवाजा दे रही है? उफ, ये सवाल वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि अगर दरवाजा तकनीक है तो उसे बंद करना अब इंसान के बस में नहीं रहा। बिल्कुल। और इसी खौफनाक लेकिन जरूरी विचार के साथ हम आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बुक बातें को आज सुनने और इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अपराध बोध और तकनीक के इस गठजोड़ ने आपको कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस डिजिटल ड्रेड को समझ सकें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहें। ऐसे ही और दिलचस्प और गहराई से भरे कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में एक छोटी सी याद दहानी, हमारी हर नई चर्चा और नवीनतम अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना ख्याल रखें। हाँ, अपना ख्याल रखें। और अगली बार जब रात के अंधेरे में किसी अनजान नंबर से कॉल आए और लाइन के दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि वो कॉल आ कहां से रही है। नमस्कार।